हेलो, गुड मॉर्निंग। जैसा कि एक बच्चे ने मुझे बोला था कि सर एरिया एंड ये जो है अपना डेफिनेट इंटीग्रल, ये चैप्टर का नाम दिखाता हूँ, कौन चैप्टर है ये। एक मिनट एक मिनट। तो एक बच्चे ने मुझे बोला था कि सर आप थोड़ा सा वो डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चंस अपलोड कर दीजिए। तो मैंने उसने बताया भी था बच्चे ने कि 45 क्वेश्चन नंबर से एक्चुअली दो पार्ट इसने किए हैं दास गुप्ता ने। देखिए, चैप्टर का नाम ये है, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। और ये जो पार्ट है ये डी सेक्शन में मिलेगा आपको, ठीक है, डी सेक्शन में मिलेगा। सो चैप्टर बता देता हूँ, देख लीजिए। प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल के अच्छे सवाल है इसके अंदर, उसके यूज़, डेरिवेटिव, सब मिक्सचर टाइप क्वेश्चन हैं। तो उस वाले पार्ट में पेज नंबर ये लिखा हुआ है डी 152 पेज नंबर है। तो 45 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंड आई विल अपलोड अप टू दैट इज़ फ्रॉम अप टू 65। ओके, सो देखते हैं जहाँ तक हो पाता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। सो क्वेश्चंस ए लेवल के हैं। आप क्वेश्चंस आपके सामने ही है, आप क्वेश्चन अपने आप ट्राई करिए, फिर अगर नहीं आता तो फिर मेरा वीडियो देखिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बच्चे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर उसका रिक्वायरमेंट था। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसा ही करूँ, जो मेरे चैप्टर्स हैं, जैसे अलजेब्रा भी चल रहा है तो अपलोड करूँगा। फिर आप लोग जो जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और वो लोग जिसको जो टॉपिक में आप मुझे बताइएगा, चैप्टर नाम बताना है आपको, और कौन सा उसमें पेज नंबर है, क्योंकि मुझे मालूम चलना चाहिए ना, और कौन से क्वेश्चन से कौन से क्वेश्चन तक आपको दिक्कत है। सो मैं पैरेलली उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको जो आप करंट चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें दिक्कत ना आए। ओके, और जो मेरा चैप्टर चल रहा है अलजेब्रा, वो अपलोड होता रहेगा। सो मैं इस पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ रहा हूँ। सो होप सो आपको अच्छा लगेगा। सो अपलोड करते हैं, सॉरी, हाँ, अपलोड ही करने वाला हूँ ना। 45 नंबर का सवाल है आपके सामने। यहाँ पर शो करना है कि ये देखिए, जितने भी सवाल बता दो कहाँ तक सवाल है। ये सवाल हैं आपके, हाँ, 49 तक जो सवाल है, 45 से लेकर 49 तक, ये सभी nth इंटीग्रेशन पे सवाल है। आपने इनडेफिनेट में nth इंटीग्रेशन किया होगा, उसमें ही बस ये इंटरवल आ जाएगा और कुछ नहीं। ओके, सो स्टार्ट करें, काफ़ी बातें हो गई हैं। सो क्वेश्चन नंबर 45, मुझे प्रूव करना है कि आई एन जो है वो n-1/n टाइम्स in-2 है। आई एन दे रखा है आपको 0 से लेकर π/2 cos x की होल पावर एंड dx। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए मुझे cos क्यूब करना है, अगर सॉल्व करना है तो तरीका क्या होता है, एक cos x बाहर निकालते हैं, फिर cos dx अगर है तो sin x को t मानते हैं, और फिर ये बन जाता है आपका 1 - t², और ये बन जाता है dt। बोलने का तात्पर्य ये है कि आप हमेशा, जैसे आपको cos 5 वाला सॉल्व करना है, सो cos x और cos 4 लिखेंगे, sin x को t मानेंगे, और फिर इसको कन्वर्ट कर देंगे sin² में। सो आप हर बार क्या करते हैं, आप हर बार cos x को बाहर निकालते हैं। सो सिंपली बोलने का मतलब ये है कि अगर nth इंटीग्रेशन है, अब कितना पावर है मुझे पता नहीं, सो मैं इसको बाई पार्ट से सॉल्व करूँगा, जिसमें मैं एक पावर x की निकाल लूँगा, cos x की। तो यहाँ पर 0 से π/2 cos x की पावर n-1 और एक cos x की पावर मैंने यहाँ से भीख मांग ली। ओके, अब देखिए इसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते,
क्योंकि हमें सिर्फ cos x सिंगल पावर का इंटीग्रेशन पता है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप चला जाएगा डेरिवेटिव में और ये चला जाएगा इंटीग्रेशन में। सो बाई पार्ट्स करते हैं। सबसे पहले किसकी इज्जत होती है बाई पार्ट्स में? इंटीग्रेशन की होती है। सो cos x का हो गया इंटीग्रेशन sin x, और उस समय मोक्ष कौन प्राप्त कर लिया होगा? cos x n-1। इसका कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे ही चुपचाप बैठा हुआ है। ठीक है, अगला इंटीग्रेशन 0 से π/2, इसका डेरिवेटिव कितना हुआ? n-1 आगे, cos x जो भी है उसकी एक पावर कम यानी कि n-2, और cos का डेरिवेटिव कितना हो गया? माइनस sin x, तो यहाँ पर मैंने प्लस लगा दिया, और cos का इंटीग्रेशन लगे हाथ किया sin x, तो यहाँ पर आ गया sin² x dx। क्लियर है? मैं यहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ π/2, तो π/2 रखेंगे ना तो sin π/2 1 होता है और cos π/2 होता है 0। 1 इंटू 0 0, फिर देसी माइनस, अब 0 की बारी, sin 0 0, cos 0 1, तो 0, तो 0 माइनस 0, तो ये वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट 0 है। ओके, ठीक है। अगला पार्ट 0 से π/2 n-1। अब मैं ट्राई करूँगा कि मेरा यही in आए, क्योंकि n किस पे डिपेंड है? पावर पे। तो जो पावर है cos x की, जैसे अगर i n-1 लिखना हो तो वो कैसे लिखूँगा मैं इसको? वो लिखूँगा मैं cos x की पावर n-1। तो आई विल ट्राई cos x घेरूँ मैं, तो यहाँ से साइन स्क्वायर को तोड़ दूँगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, तो cos x की पावर n-2, और इसको लिखा साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। सो ये वाला पार्ट अलग होगा, एक 0 से π/2 n-1 कॉमन निकाल लिया, cos x की पावर n-2, एक वाला पार्ट अलग किया, और एक वाला पार्ट ये वाला हिस्सा, यानी कि माइनस प्लस माइनस 0 से π/2 n-1 और cos x की पावर n-2 प्लस 2n। ये क्या हो गया? आई n-2। ओके, तो ये ऐड कर दिया यहाँ पर मैंने। सो आई एन कट गया, एक एन आई एन बचा, ये एन आई एन बच गया, इक्वल टू n-1 i n-2। सो आई एन इक्वल टू, सो ये हो गया प्रूफ। ओके, सो आसान है। आप क्या बता रहे, जब भी nth इंटीग्रेशन करना हो, एक पावर cos x की निकाल के, जो पावर जो बहुत बड़ा है उसको डेरिवेटिव में ही जाएगा, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर सकते नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट दूसरा वाला जाएगा इंटीग्रेशन से, बाई पार्ट से करेंगे। और ट्राई करें कि हर बार आप cos x की पावर कुछ कुछ घेरें, जिससे कि हम रिप्लेस कर सकें इसको इस फॉर्म में। ओके, काफ़ी आसान है। उसी प्रकार से sin x का भी ऐसा ही होता है। अगर 0 से लेकर π/2 हो, कोई भी पावर हो, सो ये आई एन अगर है, सो यही आई एन स्टेटमेंट ऐसे ही हूबहू आएगा। ठीक है, यही आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी आप वही करेंगे, एक sin x की पावर निकालेंगे, वो sin x जाएगा इंटीग्रेशन में, और जो sin x n-1 हो जाएगा डेरिवेटिव में। सो इसमें भी सेम ही आता है, आप इसको याद कर लीजिए। cos x में भी सेम है nth इंटीग्रेशन में, sin x में भी सेम है, और इंटरवल कहाँ से कहाँ है? 0 से π/2 है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसी का फ़ायदा उठाकर ये निकालना है हमें, क्योंकि मुझे cos x 11 जाना है। सो मेरे पास i11 पूछा है मेरे से, ये i11 ही होगा ना, cos x की पावर
11 दे रखा है। सो मैं इससे 0 पे जाऊँगा। सो I11 जो होता है वो क्या होगा, 10/11 I9। ये समझ लें आप ध्यान से मैं कर क्या रहा हूँ। जो भी नंबर है उसमें एक कम करना है, वो नंबर सेम टू सेम आएगा, और जो नंबर यहाँ है उसमें एक और कम करके I के बाद लिखना है। क्लियर है? ठीक है। I9 क्या होगा, इसी प्रकार ना I9 होगा 8/9 I7। I7 क्या होगा, 6/7 I5। I5 क्या होगा, 4/5 I3। I3 क्या होगा, 2/3 I1। अब I1 निकाल लेते हैं तो इस चेंज से हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, 11 तक पहुँच जाएंगे। I1 क्या होता है, I1 का मतलब कॉस के ऊपर पावर कौन सी, 1 की। ये तो पता होगा आपको, 1 आता है। सो दैट मीन्स I11 क्या है, 10/11 I9। I9 में क्या हो जाएगा, 8/9 I7। I7 क्या हो जाएगा, 6/7 I5। I5 क्या हो जाएगा, 4/5 I3। I3 क्या हो जाएगा, 2/3 I1। I1 कितना है, 1 है। सो ये आपका I11 का वैल्यू आप निकाल लेंगे। चलिए निकाल लेता हूँ मैं आपके लिए, इतना तो कर सकता हूँ मैं ना। 3 2 6 और कुछ कट रहा है, यस 5 2 और कुछ नहीं। तो 9 7 63, 63 इंटू 11 693, और ऊपर आ रहा है 2 2 2 8 8 8 64, 64 4 256। सो चेक कर लेते हैं वैल्यू। 45 का आंसर या अगेन 257 सिंपल। सो आप ये ध्यान रखिए इस चीज़ का। अच्छा, अगला सवाल 46। प्रूफ करना है कि 0 से π/2 sin x की पावर 2n dx, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, पाई टाइम्स tm, और tm जो है वो मिडल टर्म है किसका, x + 1/4x की पावर 2n का। एक काम करते हैं, मिडल टर्म निकाल लेते हैं। सो ये सवाल अच्छा है। चलिए पहले तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं इस चीज़ को। अभी बताया मैंने कि 0 से π/2 sin x की पावर 2n dx, इसको मैं ऐसा टैकल कर रहा हूँ, I2n में मान रहा हूँ, ठीक है। पर मैं बताया आपको sin x की पावर कुछ भी हो, I n यही फॉलो रूल करता है। सो I n में क्या रिप्लेस किया है, 2n। सो I2n कितना हो जाएगा, 2n - 1/2n I, जो भी नंबर है उसमें 2 कम करना है। ये आपका सिंपल ट्रिक, ठीक है। ओके, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं। तो I2n - 2 कितना हो जाएगा, देखिए जो भी नंबर है उसमें एक कम, नीचे सेम टू सेम, और एक और कम करना है, यानी कि इसमें एक कम करेंगे। सो यहाँ हो जाएगा 2n - 3, नीचे हूबहू सेम आएगा, और एक और कम करना है 2n - 4। फिर अगला कितना आएगा, 2n - 4 कितना हो गया, ये हो जाएगा एक कम, नीचे सेम टू सेम, और एक और कम करना है। तो ऐसे करते 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 लास्ट में क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2 4 यहाँ पर आ जाएगा 2n - 2 nth नंबर पे। देखिए ये T1 की बात कर रहा हूँ, टर्म सेकंड की बात कर रहा हूँ, टर्म थर्ड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे टर्म n की बात कर रहा हूँ। कैसे मैं लिखा ये, देखिए अगर सफिक्स 2n है, फिर 2n - 2 हो रहा है, मतलब पीछे की बात करें, क्योंकि 2n तो सब में आ रहा है। मैं बस ये ध्यान दे रहा हूँ कि nth पे क्या होगा, यहाँ पर nth पे क्या होगा, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो बात समझिएगा, करना क्या है, फर्स्ट टर्म पे 0 आ रहा है, सेकेंड टर्म पे 2 आ रहा है, थर्ड टर्म पे 4 आ रहा है, तो nth टर्म पे कितना। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए Tn की फॉर्मूला क्या होती है, a + n - 1 d, d कितना है, 2 है। सो 2n - 2, सो Tn पे क्या आएगा, 2n - 2 आएगा। सो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है,
ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखो I2 लिखा हुआ है, यानी कि लास्ट गाड़ी कहाँ तक जाएगी, 2 तक जाएगी। इसका मतलब 2 अगर है तो यहाँ पर 1 एक कम और यहाँ पर आएगा I0, तो गाड़ी यहाँ पर रुक जाएगी। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है ना। अगर आप +2 करेंगे, यहाँ पे अगर आप +2 कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब अगर I2 है तो इससे पहले क्या होगा, I4 आया होगा। ऐसा, तो बस ये बस फील देने के लिए, ठीक है। सो इसका मतलब मैं अगर I0 निकाल लूँ तो काम ख़त्म। I0 का मतलब क्या है, 0 से π/2 sin x की पावर 2 × 0 कितना हुआ, 0। ये तो 1 लिखा है तो इसका कितना हो गया, π/2 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि I जो 2n आया है वो कितना होगा, 2n - 1/2n। फिर ये जो शकल आई, ये शकल आई, उसमें क्या लिखूँगा मैं, ये लिखूँगा, वो कितना है 2n - 3/2n - 2। फिर ये जो शकल आएगी उसमें क्या लिखूँगा, ये लिखूँगा 2n - 5/2n - 4। और ऐसे करते 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 मल्टीप्लाई में लास्ट में क्या होगा, 3/4। फिर इंटू I2 में क्या लिखूँगा मैं, ये लिखूँगा, दैट इज़ हाफ इंटू I0 कितना है, π/2 है। ऐसा, तो ये आपका आ गया 0 से लेकर π/2 sin x की पावर 2n का इंटीग्रेशन। इसने बोला है कि भाई साहब मुझे I2n नहीं चाहिए, मुझे 2I2n चाहिए। सो 2I2n विल बी, दैट मीन्स आई हैव टू मल्टीप्लाई 2 विथ ऑल दिस नंबर। सो ये जो 2 है और ये जो π/2 वाला 2 कट जाएगा। सो 2n - 1/2n 2, और ध्यान रखना मल्टीप्लाई में लास्ट में 3/4 इंटू हाफ इंटू π/2, इसको बाहर रखा मैंने। सो ये 2 कट गया, सो ये पाई। सो इसका मतलब मेरा TM जो है, TM वो ये आ रहा है 2n - 1/2n 2n - 3/2n - 2। आप देखिए कम, फिर यहाँ से एक और कम, फिर कम, मतलब गाड़ी ऐसे जा रही है जिगजैग टाइप कम होती हुई। सो यहाँ पे लास्ट में कितना है, 4, फिर एक कम, फिर कम, फिर 1। और ये जो है वो मिडल टर्म है कौन से एक्सप्रेशन का, इस वाले एक्सप्रेशन का। अगर मैं ये दिखा दूँ ये मिडल टर्म का एक्सप्रेशन यही है जो मैंने TM निकाला, तो इसमें प्रूफ हो गया सवाल, ठीक है। सो मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये मेरा TM आ चुका है, ठीक है। ऐसा, ओके। मिडल टर्म निकालते हैं भाई। एक थोड़ा सा बताता हूँ हल्का फुल्का ज्ञान, कि अगर x + y की पावर 6 है, क्योंकि ये पावर जो इसके पास है ये इवन है, अगर n कुछ भी हो जाए, नहीं समझ में आ रहा आप, इवन पावर, तो मैं इवन पावर पे खेल रहा हूँ। तो अगर 6 हैं तो थोड़ा नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म होंगे 7। और अगर 7 टर्म है तो मिडल टर्म क्या आता है, 4th टर्म आता है। वो कैसे निकाला, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं उसमें +1 करके /2 कर दिया, सो मुझे मिडल टर्म मिल जाता है। सो इसका मतलब अगर 2n पावर है तो 2n + 1 क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म हुआ, उसमें +1 करके आधा कर देंगे। सो ये क्या हो जाएगा, मिडल टर्म पोजीशन, कि भाई 4th टर्म पे मिल रहा है मिडल टर्म, जैसे 7वें पे 4th टर्म मिल रहा है ना, तो वो 4th टर्म क्या होगा वो तो बात की बात है, पर मुझे भी तो क्या मिल गया, पोजीशन मिल गया। पोजीशन कितना आ रहा है, 2n + 2/2 दैट इज़ n + 1, यानी कि मेरा TN + 1 पोजीशन जो है वो मेरा मिडल टर्म पोजीशन है, मिडल टर्म पोजीशन है। उस पर वैल्यू क्या आती है, आपको पता होगा फॉर्मूला, TR + 1 कितना होता है, NCR, A की पावर डिफरेंस और B की पावर R। तो अगर n + 1 है तो 2NCN एक कम, और यहाँ पर A मेरा कौन है, x है। सो x की पावर कितना हो जाएगा, डिफरेंस n, और 1/4x की पावर कितना हो जाएगा,
जो पावर नीचे, वैल्यू जो नीचे, तो इसमें 2n x की पावर n कट गया, 1/4 की पावर n आ रहा है। ओके, इसको एक्सपांड करते हैं। सो ये हो गया 2n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। चलो थोड़ा सा अच्छा एक्सपांड करते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी दिखा दूँ मैं, टाइम वेस्ट नहीं करना हो, देखिए मैं चेक कर लेता हूँ। मेरा TM कितना आया है? मेरा TM आया है 2n - 1 2n, फिर एक कम करना है 2n - 2 2n - 3, फिर कम करना है 2n - 4 2n - 5, ऐसे करते 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 लास्ट में आएगा 4 3 2 1। इससे पहले क्या आएगा? 5 6 आया होगा, है ना? देखो 5 फिर कम फिर कम फिर कम, ऐसा सही है। तो एक काम करते हैं, लेट चेक फॉर n = 3। अगर देखिए, अगर TM यही है मेरे पास टाइम नहीं एक्सपांड करने का, सो n सभी n के लिए ट्रू होगा। तो n3 के चेक कर लेता हूँ। n3 के लिए ये कितना आ रहा है? 6c3 1/4 का क्यूब। सॉल्व कर लेते हैं। 6c3 कितना होता है? ये 6c3 होता है 6 5 3/3 फैक्टोरियल, दैट इज 6 1/4 का क्यूब। ये 6 कटा 15 सॉरी यहाँ 4 आएगा ना, 4 एक और कट गया, यानी कि 5/16 ये आ रहा है ना? तो देख लेते हैं यहाँ पर भी n3 के लिए। तो यानी कि ये कितना हो गया? 6 - 1 5 और नीचे 6 है, मतलब गाड़ी इतनी ही है। 5/6 3/4 1/2। सो यहाँ से ये 2 कटा, तो 5/2 to the 4 4 16 आ गया ना, सेम टू सेम। दैट मीन्स यही शकल किसके बराबर है? अपनी TM के बराबर है। तो हैंस प्रूव्ड हो गया, मिडल टर्म यही तो है अपना, सिंपल। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 47। IN जो है वो 0 से π/4 है, 10x की होल पावर n dx। अब अगर tan cot का nth इंटीग्रेशन करना हो तो इसमें आप क्या करिए, हमेशा 2 पावर निकालिए, मतलब tan² x निकाल लीजिए, ये तरीका है। अगर साइन कॉस हो तो सिंगल पावर निकालिए, बाई पार्ट्स लगा दीजिए। tan cot हो तो sec cosec भी हो तो भी वही 2 पावर हमेशा बाहर निकालिए और बाई पार्ट्स लगा दीजिए। ये इसको क्या करना है, देखिए आप, मैं बताता हूँ मैं आपको। अगर tan के साथ secant स्क्वायर होता है तो मज़ा आता है, हम इसको t मानते हैं, ये dt बन जाता है। सो सेक्स को बनाने के लिए मैं इसको तोड़ दूंगा, यानी कि मैं इसको लिख लूँगा sec² x -1 करके, ठीक है। ये टुकड़ा अलग, यानी कि ये हो जाएगा 0 से π/4 10x n-2 sec² x, और एक पार्ट हो जाएगा I0 से π/4 10x n-2। यहाँ पर अगर मैं थोड़ी देर के लिए 10x को t मानूंगा, सो sec² x dx क्या बन जाएगा? dt। 0 tan 0 पे कितना होता है? 0। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ सिर्फ अभी है। और π/4 कितना होगा? 1। ये कितना हो गया? t की पावर n-2, और ये हो गया मेरा dt। तो पावर इंक्रीज n-1/n-1, 0 से 1। सो 1 पर कितना आ रहा है? 1/n-1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट था, ये सॉल्व कर लिया, 1/n-1 आ रहा है। अब जो ये वाला पार्ट था, ये तो सिंपल in-2 लिखा हुआ है। कैसे बोला मैंने ये? अरे अगर in ये है तो सिंपल 10x है, तो n-2 अगर है तो ये in-2 हो जाएगा। सो हैंस प्रूव्ड in + in-2 = 1/n-1। सो इसको यही प्रूव करना था। क्लियर है? ओके। अब इस बलबूते पे हम लोग कहाँ भागना है? हमें 8 भागना है।
सो I8 प्लस I6, ध्यान रहे 2 कम करना है, और यहाँ पर आएगा जो भी 8 उसमें 1 कम, 7 आएगा। ओके, इसी प्रकार से I6 प्लस I4 इक्वल टू 1/5, I4 प्लस I2 इक्वल टू 1/3 एंड I2 प्लस I0 इक्वल टू 1/1। तो मैं I0 निकाल लेता हूँ। I0 का मतलब ये हुआ 0 से π/4, 10x की खोपड़ी पे 0 मतलब 1, और इसका आंसर आएगा π/4। तो मैं इस बलबूते से कहाँ पहुँच जाऊँगा, I8। सो I2 जो है वो है 1 माइनस π/4 है। I4 कितना हो जाएगा, 1/3 माइनस I2 कितना है, 1 माइनस π/4 है। तो I6 कितना है, 1/5 माइनस I4, यानी कि 1/3 माइनस 1 माइनस π/4। और I8 कितना है, I8 है 1/7 माइनस I6, और I6 है 1/5 माइनस 1/3 माइनस 1 माइनस π/4, 1 2 3। अब आप सॉल्व कर लेंगे, चालाक हैं आप। 1/7 माइनस, ढक्कन खुल रहा है, प्लस 1/3 माइनस 1 प्लस π/4। सो ये आ जाएगा, ऐसे में खेलना पड़ेगा। ये हो गया -2/35, और ये हो गया आपका तो -6 माइनस 70 अपॉन 105 प्लस π/4, यानी कि ये हो गया -76 अपॉन 105 प्लस π/4। चेक कर लेते हैं कौन सा सवाल था ये, 47, या यू कैन चेक। सही है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। 48 में क्या है, IN दे रखा है 0 से लेकर 1 e की पावर x, x माइनस 1 की पावर n है dx, और प्रूफ क्या करना है, IN प्लस n टाइम्स IN माइनस 1 इक्वल टू होता है -1 की पावर n प्लस 1। सो ये जाएगा अपना, देखो हम इसका इंटीग्रेशन तो जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इसका हम लोग करते हैं इंटीग्रेशन, इसका करेंगे डेरिवेटिव लीएट के हिसाब से, क्योंकि एक्सपोनेंशियल हमेशा क्या जाता है इंटीग्रेशन, और अलजेब्रा हमेशा क्या आता है, जो सबसे पहले आता है वो डेरिवेटिव, जो लास्ट आता है वो आता है इंटीग्रेशन। ओके, सो करते हैं। सो इंटीग्रेशन कर दिया, और x माइनस 1 की पावर n जिंदा बचा 0 से लेकर 1, फिर 0 से लेकर 1, x माइनस 1 का डेरिवेटिव कितना हुआ n, x माइनस 1 की पावर 1 कम, और अंदर का डेरिवेटिव हो गया 1 e की पावर x का इंटीग्रेशन हो गया e की पावर x dx। ये ध्यान रखना n जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, x माइनस 1 की पावर पे, और कहीं पर भी n नहीं है। सो यहाँ ध्यान देखेंगे आप, तो यहाँ पर n माइनस 1 है, e की पावर x है, 0 से 1 इंटीग्रेशन है dx है, तो ये n माइनस 1 लिखा है। यहाँ रखते हैं 1, तो e की पावर 1 माइनस 1 की पावर n, फिर देसी माइनस, अब किसकी बारी है 0 की, तो e की पावर 0 माइनस 1 की पावर n, ऐसा आ रहा है। सो ये हो गया IN प्लस NIN माइनस 1, ये वाला पार्ट लेफ्ट तरफ, ये तो हो गया 0, e की पावर 0 हो गया 1, और -1 की पावर n लिखा है। इसको ध्यान से देखेंगे, -1 ही लिखा हुआ है, तो -1 की पावर 1 इंटू -1 की पावर n लिखा है, ये हो गया -1 की पावर n प्लस 1। सो पहला वाला पार्ट प्रूफ हो गया। उसके बलबूते पे हमें बोला है कि बताइए n क्या होगा अगर इसका इंटीग्रेशन 16 माइनस 6e आ जाए तो, ठीक है, और n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है। सो हम उल्टा चलते हैं, हम लोग 1 से लेकर जाते हैं, देखते हैं कहाँ तक इसकी वैल्यू आ जाती है। तो जो भी वैल्यू होगी वहाँ पे हमें n दिख जाएगा। जैसे I5 पर आ गया,
5 पर ये आ गया, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, और 5 से कम है। सो पीछे से क्यों आना, आगे से चलते हैं। दैट मीन्स हम रखेंगे I1 रखेंगे। सो I1 प्लस 1 टाइम्स I0 विल बी -1 की पावर, मैं n1 के रख रहा हूँ, स्टेटमेंट है ना, ये प्रूफ किया हमने उस पर, तो ये तो 1 हो गया। अब I0 चाहिए, I0 निकाल लेते हैं अलग से। I0 क्या होगा, 0 से लेकर 1 e की पावर x, x माइनस 1 की पावर 0, ये तो 1 हो गया। e की पावर x का कितना होता है इंटीग्रेशन, e की पावर x होता है, 0 से 1 रखना है। सो e की पावर माइनस e की पावर 0, e माइनस 1। सो I0 कितना है, e माइनस 1 है। सो रखते हैं इसमें I1 इक्वल टू 1 माइनस I0 विच इज़ 1 माइनस e माइनस 1, दैट इज़ 2 माइनस e। फॉर n इक्वल टू 2, I2 प्लस 2I1 इक्वल टू, है ना, n में 2 रखा, I2 प्लस 2I1 माइनस 1 की पावर 3, माइनस 1 की पावर n प्लस 1 दैट इज़ 3। सो I2 कितना आ रहा है, -1 माइनस 2I1 दैट इज़ -1 माइनस 2 माइनस e, ये हो गया -3 प्लस e। n इक्वल टू 3 रखते हैं। सो I3 प्लस 3I2 इक्वल टू -1 की पावर 4। सो I3 आ रहा है 1 माइनस 3I2, तो 1 माइनस 3 टाइम e माइनस 3, I2 कितना, I2 प्लस 2I1, I1 कितना है 0, e माइनस 1, e माइनस 1 सही है, 1 माइनस e, वन माइनस ई माइनस 1 यानी कि 2 माइनस ये सही है। I2 कितना आ रहा है, I2 प्लस 2I1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस ई, 2I1 है ना, तो 2 आगे आएगा। सो ये हो गया -5 प्लस 2e, और यहाँ आ जाएगा I2 में 2e माइनस 5, सो 16 माइनस 6e। ओके, सो n कितना है, 3 है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है, In इक्वल टू 0 से लेकर 1 माइनस एक्स क्यूब की पावर n dx है, और हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि In जो है वो 3n अपॉन 3n प्लस 1 In माइनस 1 है। सो 3n से मुझे आइडिया आ रहा है कि एक काम करते हैं, x की पावर 3n बाहर निकाल लेते हैं। सो मैंने एक्स क्यूब बाहर निकाला, सो बाहर एक्स क्यूब के साथ n चिपक गया, और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन -1 की पावर n। ये स्टेप समझ में आया आपको, मैंने क्या किया, 3n देखकर थॉट आया कि x की क्यूब बाहर निकाल लेता हूँ। सो x की पावर 3n बाहर आ गया, और अंदर जुगाड़ कर लिया, ठीक है। सो ये जाएगा आपका देखिए, इसका हम लोग कर सकते हैं इंटीग्रेशन, फिर डेरिवेटिव में जाएगा और ये जाएगा इंटीग्रेशन में। सो पहले हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, और 1 अपॉन एक्स क्यूब -1 की पावर n साइलेंट रहा, 0 से लेकर 1, पिछला अगला पार्ट 0 से लेकर 1। डेरिवेटिव कितना होगा इसका, देखिए पहले तो हम इंटीग्रेशन इसका लिख लेते हैं, क्योंकि हमें तो लिखना ही पड़ेगा ऐसा, और डेरिवेटिव जब किया सो हो गया n आगे, पावर क्या होगा, एक कम हो जाएगा n माइनस 1, फिर चेन के हिसाब से अंदर जाओगे तो इसका डेरिवेटिव हो गया -3 अपॉन एक्स की पावर 4 और dx। क्लियर है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पहले इसको रखा दे लेते हैं, 1 रखा, सो 1 में रखेंगे तो ये तो कुछ भी देगा, ये तो 0 हो जाएगा ना, और 0 में ये 0 आगे पहले 0 जाएगा, तो पूरा 0 आ रहा है पीछे, 0 से 1
एक्स की पावर 3n प्लस 1 और माइनस यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, तो -3 हो जाएगा, है ना। -4 + 1 कितना होता है? -3 होता है। n बाहर रखते हैं और इसको ले लेते हैं एलसीएम। अच्छा, -3 बाहर है तो +3n लिखा इधर, ये -3 को इधर आगे ले आया, और 1 - x³ की पावर n -1 अपॉन x³ बाहर निकाला n -1। सो ये पार्ट कट गया क्योंकि 3n - 3 कट गया ना। सो फाइनली आ रहा है 3n, और 3n + 1 को ही बाहर निकाल लिया, 0 से लेकर 1, 1 - x³ की पावर n -1, और ये कोई और नहीं in -1 लिखा हुआ है, ठीक है। सो हेंस प्रूव्ड in कितना आ रहा है? 3n अपॉन 3n + 1 in -1। चलिए पहला पार्ट हो गया। अगला, अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये बाइनोमियल एक्सपांसन वाला फील दे रहा है, ठीक है, ये पार्ट। तो थोड़ा सा इसको एक्सपांड करते हैं, क्योंकि ये शक्ल तभी आएगी ना जब इसको एक्सपांड करेंगे। तो इसको एक्सपांड किया, सो 1 NC1, 1 की पावर हटा दो, x³ की पावर कितना आएगा? -x³ की पावर कितना आएगा? 1 आएगा। फिर प्लस आएगा NC2, x³ का कितना आएगा? स्क्वायर आएगा। फिर अगला -NC3, x³ पे कितना आएगा? 3 आएगा। ऐसे करते 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 लास्ट में आएगा NCn -x³ की पावर n। ओके, अब नीचे 4 7 तभी आएगा ना जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा दिया, ठीक है, हर जगह इंटीग्रेशन लगा दिया। सो ये हो गया x, ये हो गया NC1 x की पावर 4/4, ये हो गया NC2 x की पावर 7/7, ये हो गया NC3 x की पावर 10/10। ऐसे करते करते लास्ट में आएगा NCn -x³ की पावर n+1 अपॉन, मतलब ये तो 3n हो गया ना, 3n + 1 यहाँ पर, चलो ठीक है, और n+1, मतलब 3n + 1। ऐसा नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं। ये 3n लिखा हुआ है, ये समझ में आ गया। -x की पावर 3n, तो -x की पावर 3n + 1 अपॉन 3n + 1, ठीक है, ऐसा। पर यहाँ पर तो क्या है, NC0 मतलब 1 लिखा हुआ है, NC1 के पास 4 लिखा हुआ है, दिख रहा है। तो ये इसको मारना पड़ेगा। इसको मारने के लिए हमें करना पड़ेगा 0 से 1 करते अच्छा रहता, यही करना पड़ेगा 0 से 1 वाला। तो 0 से 1 में क्या होता, क्या यहाँ 0 से 1 आता, यहाँ 0 से 1 आता, यहाँ 0 से 1 आता, ऐसा होता। सो ये तो आपका in लिखा हुआ है, ये हो जाता 1, ये हो जाता NC1। 0 की इज्जत नहीं, 0 में तो 0 रहेगा, 1 में रखता हूँ, 1/4। अगला कितना आता है? 1/7। तो दिख गया, फील आ गया, ऐसा दिख गया ना, -NC3/10, ऐसा डॉट डॉट आएगा। पर ये in जो है, ये in क्या है? मुझे अगर in मिल जाए तो मुझे इस सब की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए, तो हमारी खबर, ये हमारा पहला, तो हम in निकाल लेंगे, बस खत्म हो गया। in कैसे बनाए? 3n अपॉन 3n + 1 in -1। in -1 कैसे बनेगा सर? ये तो बनेगा आपका, अगर मैं n में n -1 रिप्लेस कर दूं, यानी कि 3n - 1 3n - 1 + 1 in -2, एक कम करना है, और ये बन चुका है आपका 3n - 3 अपॉन 3n - 2। in -2 क्या होगा? अब देखिए, 3n + 1, फिर एक कम किया, अब 3n में कम उसी प्रकार से यहाँ पर 3n - n - 2 आएगा ना यहाँ पर,
तो n-6 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 करने, नीचे एक ज़्यादा हो जा रहा है, यहाँ 3n-5 आएगा और यहाँ हो जाएगा n-3। ऐसे करते 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 लास्ट में आएगा n-1 आएगा, यानी कि I1 उस समय क्या होगा, उस समय ये I1 लिखा होगा, यानी कि आप n में क्या रिप्लेस कर रहे हैं, 1 रिप्लेस कर रहे हैं और यहाँ पर 0 आएगा और I1 हो गया 3/4 I0। अब मुझे I0 चाहिए, वो तो निकाल लूँगा आराम से। I0 क्या है, 0 से 1 1 - x³ 0 dx। ये तो 1 लिखा हुआ है, ये 1 है, तो यानी कि 3/4 आ गया I1। तो अब जाते हैं ऊपर जाते हैं। सो फाइनली In क्या है, 3n/3n+1 In-1। In-1 क्या हो गया, ये बन गया, ये हो गया 3n-3 3n-2। अगला फिर क्या बन गया, 3n-6 3n-5 3n-3 3n-5 और ऐसे करते 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 लास्ट में आएगा 3/4 है ना, लास्ट में 3/4 है। ओके, ऊपर से 3 कॉमन निकाल लिया। अच्छा कितने बार आएगा ये ध्यान से, कोई ये क्या लिखा हुआ है, 3n n-1 n-2 है ना, ये n-2 से बना ना 3n। ऐसे लास्ट में कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा है, तभी तो 3 आया। और नीचे क्या लिखा हुआ है, 3n+1 3n-2 3n-5, ऐसे लास्ट में 4 है। सो ये लिखा हुआ है 3n⁻⁴। और ये जो नंबर है, दिखाता हूँ मैं इसका आंसर किस टाइप का है। देखिए हमारा आंसर आ चुका है ना, 3 और कितने बार 3 है, n टाइम निकाला 3, ये n टाइम थे ना, तो 3n टाइम निकाला बाहर। और नीचे लिखा हुआ है 1 फिर 4 और देखो आप +3 करेंगे तो ये आएगा, +3 करेंगे तो ये आएगा। सो 1 फिर 4 फिर 7, सब में मैं उल्टा लिख रहा हूँ ऐसा, लास्ट में कितना आएगा 3n+1। सो ये आपका In है और यही In क्या था, आप किसका आंसर था ये, इसका। ओके, हो गया ना क्लियर। चलिए अगला पार्ट 50। क्वेश्चन नंबर 50 में अब हम डेरिवेटिव पे आ गए, मतलब लिबनिट्ज़ रूल आपको आता होगा, इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव करना है। y दे रखा है 0 से लेकर x² log 1 + x dx और मुझे निकालना है dy/dx, 2 बार डेरिवेटिव करना है, और d²y/dx²। देखिए डेरिवेटिव करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू उस वेरिएबल के साथ जो चल रहा है, इंटीग्रेशन में चल रहा है। सो डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान रहे क्या होता है कि आप जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आराम से आप क्या रिप्लेस कर दें, x को रिप्लेस कर दें, यानी कि log 1 + x²। फिर सब समझ में आया स्टेप। फिर बोल रहा हूँ, हाईएस्ट जो वैल्यू है वेरिएबल, वो जहाँ जहाँ पर भी वेरिएबल चल रहा है वहाँ पर रिप्लेस कर दें और लगे हाथ उसी समय उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी कर दें 2x। फिर देसी माइनस, अब किसकी बारी है, 0 की है, तो log 1 + 0 और डेरिवेटिव 0 कितना होगा, 0। तो जब भी नीचे नंबर दिखे ना, आपको नंबर दिखे तो वो पार्ट 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक समय पर आप उसका डेरिवेटिव करोगे नंबर का, वो तो 0 होता है। सो ये आ चुका है अब तक 2x log 1 + x² आ गया y डैश। अब हम y डबल डैश करेंगे, सो 2 कॉमन निकाल लिया। अब पहले डेरिवेटिव किसकी, x की, 1 हो गया, तो log 1 + x² बचा। अब x का कितना हो गया, कांस्टेंट, डेरिवेटिव कितना हुआ, 1/1 + x², और इसका डेरिवेटिव हो गया 2x। सो हम लोग यहाँ पर बस ये मेरा आंसर ख़त्म हो चुका है। अब उसने कैसा दे रखा देख लेते हैं। उसने 1/x² को बाहर निकाल लिया,
हाँ तो जुगाड़ कर लेंगे, यहाँ पर 1+x² मल्टीप्लाई कर लेते हैं log 1+x² और यहाँ पर लिखा हुआ है 2x²। ऐसा हो गया, सिंपल था। बस ध्यान रखना है डेरिवेटिव करना किसके रिस्पेक्ट में, जिसमें वेरिएबल चल रहा हो। ऐसा क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं। 51 में क्या है, 0 से लेकर y e⁻⁻x² dx। ये सवाल आपको सिखा देगा कि आपको डेरिवेटिव करना किसके रिस्पेक्ट में है, और आपको निकालना है dy/dx। इट इज़ अ नाइस क्वेश्चन। ओके, आपने dy/dx चाहिए तो आपने देखा नीचे dx है, तो आपने क्या किया, मुंह उठा के दोनों तरफ dy/dx लगा दिया। ये बात समझ में आई? ये इसमें ये dx यूजलेस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इंटरवल है वो y का है, तो कोई काम नहीं आएगा। तो ठीक है, थोड़ी देर बात कर लेंगे इसको। फ़िलहाल जिस पे काम ये कर सकता है उस पे ध्यान देते हैं। तो dx है, यहाँ पर जो फंक्शन है वो भी x का है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव काम आ सकता है। तो करना क्या होता है, आपने जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ पर ये फंक्शन रखना है, रखा और लगे हाथ उस समय ही आपने डेरिवेटिव कर दिया फंक्शन का। फिर माइनस, अब किसकी बारी है, ज़ीरो की रखने की बारी है, तो साइन ज़ीरो, और फिर लगे हाथ डेरिवेटिव किया। डेरिवेटिव कितना होता है, 0 का 0। ऐसा ओके। सो फाइनली ये आ रहा है dy/dx 0 से y e⁻⁻x² dx इक्वल टू, ये चला गया सामने, यानी कि साइन x² 2 × x। ऐसा माइनस में। अब आपने पता है कि आपको तो डेरिवेटिव करना था विद रिस्पेक्ट टू y, तो आप क्या करेंगे, बड़ी चालाकी से, ध्यान दीजिएगा, बड़ी चालाकी से आपने क्या किया, इस dx को सामने ले गए, यानी कि d 0 से लेकर y, चलो क्यों मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इस dx को आप यहाँ ले गए, ऐसा ले गए dx को, और आपने दोनों तरफ dy से डिवाइड कर दिया। ऐसा ठीक है। सो हुआ क्या, ये अब काम करेगा। तो यहाँ पर आपने इस फंक्शन को रखा ऐसा, और डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू y, जो कि हो गया 1, और यहाँ पर dx/dy और माइनस 2x टाइम साइन x², ऐसा रह गया। अब आपको dy/dx चाहिए था, तो आप इसको घेर लो। सो dy/dx ये जाएगा सामने नीचे डिवाइड में, यानी -2x साइन x² अपॉन e⁻⁻y² विच विल बी इक्वल टू -2x साइन x² e⁻y²। ये आपका हो गया dy/dx। ओके, यू कैन चेक योर आंसर। सो 51 वाला सवाल है, या इट्स करेक्ट। ओके, अगला सवाल 52। सो ये पूरा सेक्शन ही उस पे है, डेरिवेटिव लिबनिट्ज़ पर है, ठीक है ना। बता दे रहा हूँ मैं कौन सा ये थ्योरम है, लिबनिट्ज़ थ्योरम। ओके, 52 नंबर। 52 में क्या है, dx फिर dy/dx, और किसका करना है, 4 से लेकर 4x² t⁴ e⁻4t dt। सो डेरिवेटिव सही कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, रखते हैं। फर्स्ट इसको अच्छा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा d/dx, और d/dx 4 से लेकर 4x², ये लिखा हुआ है te की पावर t⁴। आप इसको ओपन करेंगे ना, t⁴ आएगा और e⁴t आ जाएगा, ठीक है, ऐसा dt। सो ये हो गया d/dx। डेरिवेटिव करेंगे तो क्या करना होता है, जहाँ जहाँ t वहाँ रख दिया, यानी कि 4x² e⁻4x²⁴ और डेरिवेटिव कर दिया 4x² का, दैट इज़ 8x। क्लियर, ठीक है। थोड़ा सा डेरिवेटिव करने से पहले थोड़ा सजा लेते हैं इसको अच्छे से। तो 4⁴ इंटू 8 लिखा हुआ है, 4 × 2, x लिखा हुआ है 8
इंटू ये वाला x इंटू ई की पावर 4x² इन की पावर 4 ऐसा, और डेरिवेटिव हमें इनका करना है। सो इसको अगर देखेंगे तो ये लिखा हुआ है आपका 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 इंटू 16 कितना हो गया 256, 256 इंटू 4 कितना हुआ 24 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 2048, और डी बाई डी एक्स किस पे काम करेगा, x की पावर 9 e की पावर, अच्छा कितना है ये 16x स्क्वायर है ना, यू आर एडिंग 4x स्क्वायर 4 टाइम तो 16x स्क्वायर हुआ। सो फाइनल डेरिवेटिव कितना हुआ 2048, पहले इसकी बारी तो 9x की पावर 8, कांस्टेंट कौन रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। फिर अगली बारी x की पावर 9, इसका डेरिवेटिव हो गया यही, और ऊपर डेरिवेटिव हो गया इसका 32x। सो फाइनली 2048, x की पावर 8 कॉमन, e की पावर 16x स्क्वायर भी कॉमन, सो 9 प्लस x इंटू 32 टाइम, और ये x इंटू एक्स जो बचा x स्क्वायर, ये आपका आंसर है। सो चेक कर लेते हैं 52, या करेक्ट, ऑलवेज करेक्ट। क्लियर है, सभी मैच हो रहे हैं। सो बस वही आप बेसिक पे चलें, कोई भी सवाल आपके लिए हार्ड नहीं होगा। ओके देखिए ड्राइंग में दिया हुआ है, हम डरते नहीं हैं। 53, 0 से लेकर π/4, फिर d/dx है, 1 से लेकर x है, sec थीटा की पावर 4 है, d थीटा है, और ये जो भी है वो dx है, क्योंकि हमें इसका भी ध्यान देना है इंटीग्रेशन का। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। सो डेरिवेटिव कुछ नहीं है, बस इसको रखना है, तो यानी कि ये लिखा हुआ है sec x की पावर 4, और डेरिवेटिव कितना हुआ x का हो गया 1, और ये dx आ गया, ये पूरा आ रहा है sec x की पावर 4। अब हमें बस सॉल्व करना है π/4 के लिए, तो इसको दो पार्ट में कर दिया, sec स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। बताया था मैंने कि अगर आपको सेक स्क्वायर हो, कॉसेक की पावर n हो, कॉट की पावर n हो, टेन की पावर n हो, हमेशा पावर 2 निकाल कर बाई पार्ट्स लगा ले, और या तो पावर आपको पता हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। पर मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि स्क्वायर पावर निकालना है, और साइन और कॉस हो तो सिंगल पावर निकालें और बाई पार्ट्स लगा दें, सिंपल। ठीक है। ओके सो इसको क्या लिख लिया 1 + tan स्क्वायर, और सेक स्क्वायर एक्स, और दो पार्ट में कर दिया। एक पार्ट हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx, और एक पार्ट हो गया tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर का पता है एडिशन कितना होता है, 10x होता है। कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से π/4। अगर मैं 10x को t लूँगा तो ये dt बन जाएगा, तो कितना आएगा t³/3, यानी कि 10x का क्यूब बाई 3, और रखना क्या है 0 से लेकर π/4 रखना है, ख़त्म हो गया। तो ये 1 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1/3, यानी कि ये हो गया 4/3। चेक करें 53 के लिए, 53 आ रहा है 4/3, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। ओके अब हम करेंगे लिमिट्स के सवाल। देखिए ये भी काफ़ी आसान सेक्शन है, 54 से लेकर 57 तक, मतलब टोटल 2 यहाँ पर और 2, 4 सवाल हैं, तो आपको अच्छे से लिमिट आ जाएगा। लिमिट जब भी आता है तो लिमिट क्या करता है, आपको फॉर्म याद दिलाता है कि आप लोग फॉर्म याद कर लें, और सवाल फॉर्म से ही होगा, ठीक है। और एक और बात, इंटीग्रेशन को मारने के लिए आपको ये बताएगा ये कि डेरिवेटिव करना किसके रिस्पेक्ट में, कौन यहाँ पर वेरिएबल है, तो अल्फ़ा वेरी कर रहा है, और यहाँ से भी आपको फील आ जाएगा कि अच्छा अल्फ़ा है। सो हम यहाँ पर जो भी एल ऑर्बिटल लगाएंगे
वो विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा लगाएंगे। ओके, उससे पहले फॉर्म चेक कर लेते हैं। तो ये 0 इंटू 0 और ये 0 से 0 जो भी लिखा हुआ है, तो 0 से 0 का एरिया कितना होगा, 0/0 फॉर्म है ये। तो हम एल ऑर्बिटल से बाहर निकल सकते हैं, और एल ऑर्बिटल इसलिए लगाना पड़ रहा है कि सांप को मार सकेगा। नेवला मारता है ना सांप को, तो नेवला कौन है, डेरिवेटिव है। सो उससे पहले मैं थोड़ा सा एक गेम खेला, साइन अल्फ़ा को यहीं शांत कर दिया ले देकर, तो ये पार्ट हो गया 1, और अभी मैंने डेरिवेटिव नहीं लगाया है, तो अभी क्या बच रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर, और यहाँ बच रहा है 0 से लेकर अल्फ़ा एक्स डी एक्स, लिमिट अल्फ़ा टेंडिंग टू 0। अब मैं लगा रहा हूँ एल ऑर्बिटल रूल। सो डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा ऊपर नीचे। सो यहाँ पर हो जाएगा 2 अल्फ़ा, और यहाँ पर होगा, क्या होता है, रखना होता है इसको, अल्फ़ा रखा और डेरिवेटिव अल्फ़ा कितना हो गया 1। लिमिट जिंदा है, तो देखते हैं फॉर्म ने कुछ कमाल किया। हाँ, बहुत बड़ा कमाल कर दिया इसने, तो आंसर ला के दे दिया, हाफ आंसर है। सो 54 का हाफ आंसर है, या करेक्ट। ओके, चलिए अगला 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 1/x³ 0x लेकर स्क्वायर साइन रूट टी डी टी। देखिए अगर एक 1/a इंटू बी लिखा है तो यू कैन राइट ना b/a, ऐसा ही। तो 0 से लेकर x² साइन रूट टी डी टी अपॉन x², ऐसा लिखा हुआ है। सो हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर भी हिंट है विथ रिस्पेक्ट टू x। सो अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, डेरिवेटिव हो गया नीचे 2x, और यहाँ पर मैंने रखा मॉड x आएगा, और डेरिवेटिव कितना हो गया x² का, 2x हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0। ठीक है, सो यहाँ पर तो भाई साहब इक्वल गया, और साइन 0 कितना होता है, 0। सो आंसर है 0। चेक कर लेते हैं। टू बाई थ्री है, एक मिनट, बहुत जल्दी कर दिया क्या, x³ है ये, जल्दी करने का फ़ायदा यही होता है, सॉरी नुकसान। 2x और यहाँ आ गया 3x²। सो एक x बचा, तो साइन मॉड x अपॉन x 2/3 लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब ये मॉड कैसे निकलेगा, आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो x है ना वो ट्रेवलिंग कर रहा है 0 तरफ, और यहाँ पर जो 0 से लेकर x² है, तो ये ट्रेवलिंग कहाँ हो जाएगा, पॉजिटिव ट्रेवलिंग होगा ना ये। अगर x नेगेटिव भी होगा तो ये ट्रेवलिंग पॉजिटिव होगा। सो यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव लिखा हुआ है, सो ये खुल जाएगा आपका पॉजिटिव में, यानी कि साइन x अपॉन x में लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2/3, इसका होता है 1, यानी कि 2/3 आपका आंसर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 56, क्वेश्चन नंबर 56, लिमिट x टेंडिंग टू a, x a से लेकर x ft dt अपॉन x माइनस a। डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, कंफ्यूज नहीं हो रहे ना, कौन यहाँ वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है। सो d/dx लगा दिया ऊपर नीचे। अब यहाँ पर दो फंक्शन है, ये ध्यान रहे आपके पास, ठीक है ना, यहाँ पे दो फंक्शन है। सो इसका तो आ गया 1, और एक कांस्टेंट है, a एक फिक्स नंबर है ना, जहाँ पर x टेंड कर रहा है वो a फिक्स नंबर है, तो वो कांस्टेंट हो गया। डेरिवेटिव करेंगे तो पहले इसकी बारी है, ये 1 हो जाएगा, जिंदा कौन बचेगा, a से लेकर x ft dt, फिर x बचेगा, और डेरिवेटिव में क्या करना होता है, इसको जहाँ पर x t है वहाँ पर रख दिया, यानी कि f ऑफ x रखा और डेरिवेटिव कर दिया 1, x का हो गया 1। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू a। अब फिर फॉर्म चेक किया तो a रखा, सो a से लेकर a कोई भी फंक्शन हो, अगर 1 से लेकर 1 इंटीग्रेशन करना हो तो एरिया तो 0 होगा ना, क्योंकि आप पॉइंट मूव ही नहीं किए, पॉइंट से पॉइंट मूव किया, तो एक ही फंक्शन है, एरिया 0 हो गया।
सो ये वाला पार्ट ए रखने पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये आएगा AFA, और ये कांस्टेंट वैल्यू कोई वैल्यू है, तो आपका आंसर कितना है AFA। ओके, ठीक है, इजी है। 57, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 0 से लेकर x²। अब ये मुझे उम्मीद है कि आप ये वाला सवाल कर सकते हैं खुद। पहले मैंने इसको मारा, यहाँ हो गया x², यहाँ लिखा हुआ है cos t², 0 से लेकर x² dt, लिमिट x टेंडिंग टू 0, एलोवेटर लगाया, इसका हो गया 2x। इसका आपने करना क्या है, जहाँ पर t वहाँ पे x² रखा, तो x² पे भी स्क्वायर लिखा हुआ है, और डेरिवेटिव कितना हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, cos 0 कितना होता है 1, सो 1 इज योर आंसर। 57 देख लेते हैं आंसर कितना है, या 57 का आंसर 1 है। ठीक है, अगला सवाल अब आता है लंका लगाने वाला सवाल, यानी कि 58 से लेकर 63 तक इनइक्वालिटी बेस्ड सवाल है। ओके, वैसे सभी है, पर 64 से इजी पार्ट है, तो 58 करते हैं। अब क्या पूछा है यहाँ पर, 2 से लेकर 5 sin x 1 + x का होल स्क्वायर dx का पूरा एरिया ये 1/6 से छोटा होगा। ठीक है, ओके, सो अब sin x की जो वैल्यू होती है वो 1 से छोटी होती है। सो अगर दोनों तरफ हम डिवाइड करें 1/x का होल स्क्वायर, सो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन लगा दिया, 2 से 5 dx dx। ओके, थोड़े लिए इसको मानते हैं कि एरिया लिखा हुआ है, ये छोटा है इससे, तो सॉल्व करेंगे कितना होगा इंटीग्रेशन, -1/1 + x होगा, 2 से 5 रखेंगे, सो आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6। अगर एरिया 1/6 है तो उसका मॉड भी 1/6 से छोटा होगा, दोनों तरफ मॉड लाएँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एरिया भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, और यही हमसे पूछ रहा था। तो जो भी एरिया आया, तो अगर इसको दोनों तरफ हम मॉड भी लगा देंगे, सो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इसका मतलब 2 से लेकर 5 sin x dx/1 + x का होल स्क्वायर विल बी लेसर देन 1/6, और 1/6 खुद पॉजिटिव है तो उसका मॉड भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। 59, 10 से लेकर 19 है, cos x 1 + x की पावर 8 dx, ये बताना है कि ये लेस देन 1/10 की पावर 7 है। अच्छा, एक सिंपल सी बात है, 1 + 10 की पावर 8, उससे तो 1 + x की पावर 8 बड़ा होगा ना, क्योंकि हमें x का इंटरवल जाना कहाँ से, 10 से 19 जाना है, तो 1 + x की पावर 8 11 12 13 जो भी होगा वो कम से कम इससे बड़ा होगा, या उसके बराबर भी होगा, 10 पर बराबर हो गया। ठीक है, पर हमें पता है कि हम कभी भी ये वैल्यू रखते नहीं हैं, हम तो इससे जस्ट आगे बढ़ते हैं और इससे जस्ट कम रहते हैं। ओके, तब भी रख लेते हैं इक्वलिटी। ओके, cos x की वैल्यू जो है वो 1 से कम रहती है। ठीक है, हमने डिवाइड कर दिया 1 + x की पावर 8 से दोनों साइड, इस हिसाब से। ठीक है, तो अगर मैं इसको आगे खींचूं, तो अगर उल्टा करते हैं तो ये शक्ल घूम जाएगी, ऐसा हो गया। ठीक है, और cos से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे इससे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि cos 10 से लेकर 19 में, क्योंकि मैं दोनों तरफ cos मल्टीप्लाई किया है, चलो उतना भी आसान समझ लो आप। ठीक है, cos एक फिक्स वैल्यू है, हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, ऐसा।
इंटीग्रेशन करते हैं 10 से लेकर 19 में। सो यहाँ भी 10 से लेकर 19 मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो ये हो जाएगा आपका। अगर मैं मान लो कि थोड़े एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 बड़ा है 2 से, ठीक है, तो 1/3 छोटा है 1/2 से। इक्वल की बातें भी चल रही हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इक्वल की बात चल रही है, यहाँ पर इक्वल की बात नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। अगर मैं किसी नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 2/3 कर दूँ, यहाँ कुछ ना करूँ, तो अब ये इक्वलिटी वाली बात हट जाएगी। अब तो कोई बड़ा कोई छोटा ही होगा। सो अगर मैं क्योंकि कॉम्प्लिकेट नहीं करना, मैं कॉस यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, सो ये वाली बात हट जाएगी। अब तो ये रहेगा। इक्वल की बात कब थी? 10 के लिए थी, x = 10 के लिए दोनों इक्वल होंगे, और उल्टा कर दिया तो ये इक्वलिटी घूमी, इक्वल की साइन थी तब तक, पर मैंने जब यहाँ पर कॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, अब इक्वलिटी वाली बात यहाँ पर नहीं उठ सकती है ऐसा। ठीक है, सो सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 19 माइनस 10, और नीचे है 10 की पावर 8 प्लस 1। ठीक है, और ये हो जाएगा 9/10 की पावर 8 प्लस 1। ओके, इक्वल की बात नहीं है यहाँ पर। ओके, 10 की पावर 8 जनरली बड़ा होता है 10 की पावर 7 से, सबको बताइए। अगर +1 कर देंगे तो बड़ा ही रहेगा, अगर उल्टा कर देंगे तो अब बड़ा कौन हो जाएगा? 10 की पावर 7 बड़ा हो जाएगा, और 9 कर देंगे तो भी बड़ा कौन होगा? यही बड़ा होगा। थोड़ा एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे 10 का क्यूब है और वो बड़ा है 10 का स्क्वायर से, +1 कर देंगे तो 1001, यानी कि 1/1001 डिवाइड बाई 1/100, और अगर 9 से डिवाइड करो तो भी 1/100 बड़ा ही होगा। तो ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि ये जो वैल्यू है ये छोटी है किससे? 1/10 की पावर 7 से। ओके, एग्जाम्पल ये इनइक्वालिटी से दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है ना। सो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 10 से लेकर जो 19 है, cos x 1 + x की पावर 8, ये छोटा है 1/10 की पावर 7 से, और मॉड लगाने से कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, ये तो 1/10 की पावर 7 ही रहने वाला है। तो हैंस प्रूव्ड हो गया। मैं बता दूँ दोबारा मैंने क्या किया है। 1/x की पावर 8 इक्वल और उससे बड़ा हो सकता है 1 + 10 की पावर 8 से, क्योंकि कम से कम शुरुआत 10 से करना था। फिर उल्टा घुमाने पर इनइक्वालिटी बदलती है, पता है। एक तरफ मैंने कॉस से मल्टीप्लाई किया तो cos x की -1 से लेकर 1 के बीच में घूमेगा, और जैसा कि अगर 10 को अगर कन्वर्ट करें डिग्री में तो ये होगा 570 डिग्री से लेकर 57 होता है ना 1 रेडियन, और 57 × 19 करते हैं तो ये हो जाएगा 1140 - 57, यानी कि अप्रॉक्स 83, यानी 570 से लेकर 1083 डिग्री, यानी कि 570 डिग्री कहाँ होता है? ये 360, ये 720, ये 450, 90 जोड़ेंगे तो 540, यानी कि यहाँ से लेकर 1083। ठीक है, तो भी पूरा तो -1 से 1 देगा ये, तो रेशियो जो होगा ये हमेशा छोटी होगी इस कंपेरेटिवली इसके। ओके,
अब ये जो वैल्यू आई है 9/10⁻8 + 1, ये भी छोटी है किससे, 1/10⁻7 छोटी है, क्योंकि एक तरफ नंबर मल्टीप्लाई करने से इक्वलिटी वाली बात यहाँ उठती नहीं है। सो इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये छोटा है किससे, 1/10⁻7 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 आज इतना ही कराता हूँ, 60 तक, बाद में मैं 61 से अपलोड करूँगा। ठीक है, ओके। 1 ये प्रूव करना है 0 से π/2 sin x/x dx π/2। ये हमें पता है कि sin x जो होता है, sin x छोटा होता है किससे, x से, मतलब x बड़ा है sin x से। तो अगर दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे x से तो ये छोटा हो जाएगा 1 से, और फिर दोनों तरफ लगा देंगे इंटीग्रेशन 0 से π/2, तो एक तरफ वाला आ गया ये π/2 से छोटा आएगा। ओके, ऐसा। अब बस हमें देखना है कि ये बड़ा किससे, 1 से, तो sin x किससे बड़ा होता है, 2/π टाइम्स x से बड़ा होगा। आपको चेक करना हो तो एग्जांपल के तौर पे इसमें से कोई एंगल चुन लें, सपोज 30 डिग्री ले लिया, तो sin 30 कितना होता है, हाफ होता है 2/π, x 30 डिग्री है मतलब π/6, तो π/6 करेंगे तो ये 1/3 आ रहा है। ऑब्वियसली 1/2 बड़ा है 1/3 से, इसका मतलब स्टेटमेंट हमारा राइट है। सो मैंने क्या किया, sin x/x से डिवाइड किया, इसको मतलब नीचे ले आया, और फिर दोनों तरफ क्या लगा दिया, 0 से π/2 लगा दिया। सो dx, तो x आएगा मतलब π/2 आएगा, इंटू 2/π कॉन्स्टेंट है, ये तो 1 हो गया। तो यानी कि ये किससे बड़ा है, ये किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है। ठीक है, अब ये थॉट आपके मन में आना चाहिए, क्योंकि आपको 1 लाना है, और 1 तभी आएगा जब 0 से π/2 का इंटीग्रेशन π/2 होता है, π/2 के जस्ट रिवर्स आपको ये नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। तो आपने चेक करके देख लिया, स्टेटमेंट ट्रू भी हो रहा है, तो बस एक तरफ वाला भी पार्ट हो गया। ठीक है, तो बाकी का काम अगले लेक्चर में। होप सो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और आप तैयारी करिए, मेहनत करिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले लेक्चर में।